अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन और हज़रात, रवां हफ्ते का पहला हस्ब हाल लेकर हाजिर है आपका मेज़बान जुनैद सलीम। और नाज़रीन, गुफ्तगू का आगाज़ कर रहे हैं PTI के इंतहाई सीनियर रहनुमा मोहतरम जनाब फवाद चौधरी साहब। बहुत शुक्रिया जुनैद साहब, ये इंतहाई सीनियर आपने कह के तो मुझे बूढ़ा सा पेंट कर दिया है। हमारी तो वैसे ही पार्टी यूथ की पार्टी है, आप जानते हैं, और अल्लाह के फजल से हम सारे नौजवान उसमें शामिल हैं, इसलिए उसे यूथ की पार्टी कहा जाता है। सच जाने दे, अभी आपने 4 स्टेप सीढ़ियों के चढ़े, आपको सांस चढ़ गया। अच्छा, मुझे ये नहीं था पता कि आप गुफ्तगू में भी फजूल आदमी हैं। या खुदा का खौफ। मैं सिर्फ शक्ल देख के सोचता था कि बंदा फजूल ही लगता है। हो गया। आपने, मेरा ख्याल है, मेरी वो जिम वाली वीडियो नहीं देखी हुई जो वायरल हुई। हाँ, वो तो ऐसी वायरल हुई है, उन दिनों मुझे अच्छी तरह याद है कि एक चौधरी साहब की वीडियो वायरल हुई है और एक उस्ताद चाहत अली खान की। लो जी जुनैद साहब, चाहत खान तो एक टोट बटोट है। मेरी वीडियो तो बड़ी इंस्पायरेशनल वीडियो है। आप क्या कर रहे हैं? मेरी वीडियो देखने के बाद कई लोगों ने एक्सरसाइज शुरू की है, और अल्लाह के फजल से मुझे और इमरान खान साहब को एक्सरसाइज करते हुए देख के तो जो यूथ है हमारी, उसमें भी जज्बा पैदा होता है सेहत को अच्छा रखने का। ये वीडियो देख के मुझ में ये हौसला पैदा क्यों नहीं होता चौधरी साहब? आप करें हौसला, किसी दिन माचिस में से तीलियां निकालें और डंबल फेरें उसके साथ। असल में इसको तलाश तो कर रहे हैं अरसे से, लेकिन ऐसी तीली नहीं मिल रही जिसके दोनों सिरों पे मसाला लगा हो। एक तरफ लगा होता है तो ये उस तरफ गिर जाता है बेचारा। नहीं तो जुनैद साहब, 2 तीलियां जोड़ लेना, एक का मसाला इस तरफ हो, 2 तीलियों वाली उसकी सेहत देखी है आपने? यार फिर रहने दे माचिस की तीली, आप कॉटन बर्ड पकड़ लिया। वाह वाह वाह। अच्छा चौधरी साहब, आप शीरी मजारी भी यूथ के जुमरे में आती हैं? वो हम सबसे ज्यादा यंग हैं। आप उनका हेयर स्टाइल तो देखा करें, माशाल्लाह 9th क्लास की बच्ची वाला हेयर स्टाइल है उनका। देखें, जो लुक है वही बताती है कि इंसान की एज कितनी। तो वैसे तो आप सब जानते हैं कि इमरान खान साहब 70 साल के हैं, मगर जब उनकी लुक जो है वो 35 की है, तो वो फिर 35 की। अच्छा, सारी बातें छोड़ी, ये बताएं कि आपने इमरान खान साहब के बिहाफ पे जरदारी साहब को, फजल रहमान को, शहबाज शरीफ को, सबको इलेक्शन लड़ने का चैलेंज दे दिया है, तो आप खुद उनका मुकाबला क्यों नहीं करते? देखें जुनैद साहब, अल्लाह के फजल से अगर इमरान खान मुझे खड़ा करेंगे ना इनमें से किसी के भी मुकाबले पे, तो फिर भी इंशाल्लाह जीत हमारी होगी। अच्छा, देखें, इस वक्त इमरान खान PTI का नाम है और PTI इमरान खान का नाम है। अच्छा, इस वक्त अल्लाह के फजल से PTI के बैनर तले जो भी बंदा खड़ा होगा, वो खान साहब खुद खड़े हो या उनका कोई बंदा वो खड़ा करे, इंशाल्लाह जीत उसकी होगी। इसलिए हमें ये कोई डर नहीं है। ये तो मैं इसलिए इमरान खान साहब का कहता हूं कि वो सब भी अपनी अपनी पार्टी के लीडर हैं। हम उनके मुकाबले में अपनी पार्टी का लीडर अनाउंस करते हैं कि आए मुकाबला करके देख लें। अच्छा, ये बताइए चौधरी साहब, और प्लीज इसमें कोई लगी लिपटी ना रखिएगा, साफ साफ खुल के बताएं कि हुकूमत के साथ कोई बैकडोर मुज़ाकरात हो रहे हैं? खबरें हैं, सुनने में आ रही हैं। देखें जुनैद साहब, पहली बात तो ये है कि छतरे को बड़ी ईद से 4 दिन पहले साबन के साथ नहलाएं तो वो जुनैद सलीम लगना शुरू हो जाए। ये लेकिन जैसे जब आपके पास सवाल का जवाब नहीं होता तो उस वक्त फिर आप जुगतों पे आ जाते हैं। नहीं, मेरे पास जवाब है, मगर जुगत बड़ी जरूरी होती है। सर, छतरा उस वक्त बहुत अच्छा लगता है जब यूं करता नहाने के बाद। लो देखिए ना, जो आपके पास बैठते हैं वो आपकी आदत को जान रहे हो। तो जुनैद साहब, बात ये है कि ये जो बैकडोर मुज़ाकरात है ना, ये बात यूं ही इन्होंने उड़ा दी है। असल में हम लोग भी जाहिर है प्राइम मिनिस्टर हाउस में काफी देर रहे हैं। जी जी। मेरा वहां चार्जर जो है वो रह गया हुआ था। अच्छा। मैं एक दिन पिछले दरवाजे की तरफ से चार्जर लेने के लिए गया हूँ। इन्होंने समझा शायद बैकडोर मुज़ाकरात हो रहे हैं, ऐसी कोई बात नहीं। मैं चार्जर लेके वापस आ गया। अच्छा, इतना सा बैकडोर इन्वॉल्व है उसमें। मीडिया ने चार्जर चौधरी साहब, आपने 350 की खातिर अपना स्कैंडल बना लिया। ये बात नहीं है, वो ओरिजिनल था। क्या 350 का ताना तुम चौधरी साहब को दे रहे हो? तुमने खुद 350 की खातर आधी रात के वक्त निहारी वाले की दुकान का शीशा तोड़ दिया। इसको सिर्फ बाहर से देख नजर आई और शीशा तोड़ के अंदर चला गया और अंदर देख खाली थी। और अगर मैं कहूं कि मेरा चार्जर भी छोटे गोश्त का था
तो फिर तुम्हारा क्या ख्याल है, मुझे छोड़ना चाहिए था या नहीं? नहीं, वो फौरन लेना चाहिए था। और सर जी गोगा न्यारी ऐसे खाता है जैसे जालिम इंसान सूद खाता है। यार कुछ ख्याल करो, सूद हराम होता है, न्यारी हलाल होती है। अच्छा जज साहब प्लीज इन बातों को छोड़ें, पॉलिटिक्स पे आए। आपने अपने एक बयान, बल्कि धमकी आमेज बयान में कहा है कि अगर बनी गाला पे छापा मारा गया तो जाती उम्रा भी दूर नहीं। इस तरह के बयानबाजी जो है मेरा ख्याल करने से जरा कश्मकश और गर्मा गर्मी बढ़ नहीं जाती? जुनैद साहब, मैंने कौन सी बुरी बात की है? मैंने यही कहा है ना कि जाती उम्रा दूर नहीं है। तो आप किसी वैगन वाले से पूछ लें, ज्यादा दूर नहीं है, 15 किलोमीटर है यहाँ से। तो मेरा मतलब है कि अगर कोई फासला बताया जाए तो वो कोई बुरी बात नहीं होती। वो आपसे भी किसी वक्त किसी ने पूछा होगा कि साहिवाल कितना दूर है, या गुजरांवाला कितना दूर है, या जेलम कितना दूर है। तो मेरा मतलब है मैंने तो फासला बताया है। तो जुनैद साहब, बात ये है कि ये लेने के देने, जिस तरह का बिहेव ये लोग करेंगे उस तरह का फिर ये इनके साथ भी। अच्छा शोर साहब, आपके इसी जो लबो लहजे की वजह से ये भी कहा जा रहा है कि आप शायद पंजाब के अगले वजीर दाखिला हो सकते हैं। वो एक मिनट यार, तू हर गल च पुटो पा लेने, जिवें गरीब आदमी हर हांडी चालू पा लेने। जुनैद साहब देखें, मैं आपको एक बात बताऊं, मेरी जहां भी ड्यूटी लगाएंगे इमरान खान साहब, मैं उनका सिपाही हूं, उनका वर्कर हूं। वो जहां मेरी ड्यूटी लगाएंगे मैं इंशाल्लाह वो ड्यूटी सारा अंजाम दूंगा। वो बेशक मुझे वजीर आजम लगा दें, ये तो उनकी मर्जी है। वजीर आला बना दें पंजाब का, मतलब मेरे लिए ये मुत्तहिदा का जनरल सेक्रेटरी लगा दें। देखें, मेरे लिए ये सब बराबर है। मैं इसको ड्यूटी समझता हूं। मुझे ओहदों से कोई ऐसा सरोकार नहीं है, कोई दिलचस्पी नहीं है। अगर इमरान खान साहब इलेक्शन वाले दिन आपकी ड्यूटी कीमे वाले नान बांटने पे लगा दे तो? ऐना को कीमा तेरे मुंह च पाइए ना तो गले च फस जाता है। और कितनी देर तू फिर ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ ਚੌਧਰੀ ਸਾਹਿਬ। ਇਹ ਜ਼ੁਲਫੀ ਦਾ ਐਡਾ ਗਲਾ ਛੋਟਾ ਹੈ, ਇਹ ਛੋਟਾ ਕੀਮਾ भी ਖਾਵੇ ना ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਵੱਡਾ ਹੈ। चौधरी साहब, आपने इस सवाल पर गोगे की आमीन नहीं सुनी। बात ये करने वाली किया करें। देखें, ड्यूटी कोई भी हो वो बुरी नहीं होती। जी। जो नान बांटते हैं वो भी वर्कर हैं हमारे, और हम खुद वर्कर हैं। मैं इसमें कोई तफरीक नहीं समझता, मगर अपने अहम आदमियों को इमरान खान साहब अच्छे जगहों पे इस्तेमाल करना जानते हैं। अच्छा साहब, आपकी एक और धमकी भी सामने आई है। आपने कहा है कि मुल्क में जितना भी फसाद हो रहा है ये राना सनाउल्लाह की वजह से हो रहा है, और इसका अंजाम जो है वो बखैर नहीं होगा। इसमें भी धमकी है, क्या करेंगे आप? जुनैद साहब, अंजाम इनका तो आवाम के हाथ में है। आप देखें ना, इन्होंने कहा कि पेट्रोल सस्ता कर रहे हैं और उल्टा महंगा कर दिया। ये क्या समझते हैं कि ये आवाम के इंतकाम से बच जाएंगे? गिरेबान इनके पकड़ेगी, आवाम पकड़ेगी। गिरेबान कैसे पकड़ेंगे? फर्ज करें अगर उन्होंने कमीज पहनी ना हुई, बनियान पहनी हुई, फिर तो यार बनियान फाड़ लेंगे, उन्हें गंदक लगी होंगी है। आपने गिरेबान कहा है ना। नेफे तो फाड़ लेंगे जी, मैं सिपाही नहीं फाड़ता चोर। मेरा मतलब है कि आप पहले चीख रहे हैं कि महंगाई कर दी है इमरान खान ने, पेट्रोल महंगा कर दिया है, आपने डॉलर बहुत ऊंचा ले गए हैं। भाई आपने आगे क्या किया है? आप सस्ता कर लेते। आपने तो ये चंद महीनों के अंदर उससे कहीं ऊपर ले गए। बिल्कुल। और ये आवाम बेचारी, अब तो जुनैद साहब नवाला नहीं बचा घर में खाने के लिए लोगों। अब तो लोग जो हैं वो बाहर निकलने के लिए तैयार बैठे हुए। ये तो सिर्फ इमरान खान ने आवाज देनी है तो लोग इस तरह बाहर आएंगे जैसे बालो कुड़ियों सुन के गोगा घर से बाहर निकलता है। अच्छा जैसा आपने जो शुजात साहब की सेहत के बारे में कोई आपने गुलफशानी की थी, जिसके जवाब में जो शुजात साहब ने फरमाया है कि ये चौधरी फवाद ने मेरी सेहत का क्या करना है, मेरी किसी से कुश्ती करवानी है। देखें, वो हमारे बुजुर्ग हैं, एक सीनियर सियासतदान हैं, हम दिल से उनके लिए दुआ गो। मैं बिल्कुल नहीं उनको कोई इस तरह की मैंने को गुलफशानी की। मैं चौधरी शुजात साहब की सेहत के लिए हमेशा दुआ गो रहूंगा, बल्कि मैं तो उनके लिए दुआ करता हूं कि अल्लाह ताला उनको इतनी सेहत दे दे
कि वो कोई गाना रिकॉर्ड करा सके। क्या मतलब है आपका? मेरा मतलब है जुनैद साहब, आजकल सारी सियासी पार्टियां अपने अपने गाने बनवा रही हैं। अच्छा तो काफ लीग का गाना भी बन सकता है। अच्छा, तो मैं ये समझता हूं कि आप सबके लिए खैर मांगे तो फिर आपकी खैर होती है। बिल्कुल सही। तो चौधरी शुजात साहब बेशक हमारी पार्टी के साथ नहीं है, मगर हम उनके लिए दुआ गो। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। ये तो आपकी वजहदारी है। जी जी जी, चौधरी साहब के लिए दुआ गो तो हम भी हैं। ये आप तो हर उस आदमी के लिए दुआ गो हैं जो लंगर बांटता है। हम तो बीइंग सीनियर पॉलिटिशियन उनके लिए दुआ गो हैं, और आप इसलिए दुआ गो हैं कि वो रोटी खिलाते हैं। अच्छा चौधरी साहब, अगर आज ही इलेक्शन हो तो आप अपनी सीट निकाल लेंगे? मैं तुम्हारे दांत भी निकाल लूंगा। ऐसे भी देखिए ना, रात के 11:15 हो चुके हैं, तो अगले पौने घंटे में तो इलेक्शन हो ही नहीं सकता। आज इलेक्शन तो नामुमकिन है ना। ये तो बात वो करे ना जो फौरी तौर पे हो सकती है। वो तो यही है कि अभी इसके दांत निकाल दे बंदा। चौधरी साहब जल्दी ना इलेक्शन कराओ, भूख बड़ी लगी। और जुनैद साहब, वाकई ऐसा तबका भी मौजूद है जो सिर्फ इलेक्शन का इंतजार इसलिए करता है कि 4 दिन उनका टुकर पानी ठीक हो जाए। जैसा वैसे सियासतदानों में भी एक बड़ी क्लास मौजूद है जो ये कहती है कि जल्दी इलेक्शन कराएं, भूख बड़ी लगी हुई है। उनकी भूख किसी और चीज की होती है। वो जो ईद से 3 दिन पहले छतरा नहलाया था ना मैंने, होना उसने ज़िबा ही होता है। सीधी धमकी दे रहे हैं, सीधी धमकी दे रहे हैं। अभी वजीर दाखिला बने नहीं है, 2 सहाफियों को पहले मार चुके हैं, तीसरे को धमकी दे रहे हैं, खुली धमकी। आप भी तो बात वो करें जो करने वाली है। हम अवाम की बेहतरी के लिए, मुल्क की बेहतरी के लिए इलेक्शन जल्दी करवाना चाहते हैं। हमें कोई इख्तदार की भूख नहीं है, हमें कोई दौलत की भूख नहीं है, आप सब जानते हैं। हम मुल्क की बेहतरी के लिए इलेक्शन चाह रहे हैं जी। हम चाहते हैं कि जिसको आवाम चाहती है उसे बरसरे इख्तिदार आना चाहिए, ताकि वो आवाम के लिए कुछ करें। ये तो डम्मी हुक्मरान बैठे हुए हैं जुनैद साहब, अपनी तो इनकी कोई हैसियत ही नहीं है। आपने मेरी प्रेस कॉन्फ्रेंस भी सुनी है। मैं ये समझता हूं कि इस वक्त जो हुकूमत है उसमें जान ही नहीं है। वो तो बिल्कुल उसी तरह है, वो काने के बढ़ावे वाला हिसाब है उनका। अच्छा, उनका जौन सा धागा खींचते हैं वो वाला हिस्सा उनका हिल जाता है बस। ये अक्सर शॉपिंग मॉल में आपने डमी देखी होंगी, उसके ऊपर कपड़े टांगे होते हैं। दूर से इंसान यही समझता है कि शायद कोई बंदा खड़ा है। वो पास जाए तो पता चलता है ये डमी है। और उसका किसी को कोट को हाथ लगाए ना तो वो बोल भी पड़ता है। आपने जुनैद साहब फिर डम्मी को नहीं, किसी की अम्मी को हाथ लगाया। मैंने मर्दाना मॉडल की बात की है सर। ये तो आपने फटाफट बात इसलिए चेंज की है कि आपने शो के बाद घर भी जाना है। नाज़रीन, यहाँ में लेना एक छोटा सा वक्फा, हमारे साथ रहिएगा। ये जो गाड़ियों की कीमतें जो आउट ऑफ रीच हो गई ना पिछले दिनों, उन दिनों उसका नतीजा भाईजान ये निकला कि गाड़ियों के हवाले से जो फ्रॉड थे ना, एक तरफ डॉलर अपने नुक्ता अरूज पे था, दूसरी तरफ फ्रॉड जो था वो भी अपने नुक्ता इंतहा पे पहुंच गया। अच्छा भाईजान, कुछ दिन पहले डॉलर जो है वो अपनी इंतहा को छू रहा था जब, और मेरा ख्याल है 247 तक जा पहुंचा था। उस वक्त दुनिया के हर कंपनी ने अपनी तैयार करदा मसनूआत, जिसका डॉलर से ताल्लुक नहीं भी था, उसने जबरदस्ती जोड़ के तो अपनी मसनूआत की कीमतों में यार इजाफा कर मेथी दिया। लेन गया तो उन्हें कहता डॉलर महंगा हो गया। अच्छा, यार गोरे गुल से मेथी हुंदी नहीं, तेरा कितना लगा। अब सवाल ये पैदा होता है कि डॉलर आज 213-14 रुपए पे आ गया है, 240-47 से कम होके किसी एक कंपनी ने कोई एक प्रोडक्ट आपके जहन में है कि जनाब फलां ने कहा है कि डॉलर नीचे आ गया, इसलिए हमने जो प्राइसेस बढ़ाई थी अब वो हम कम कर रहे हैं। कोई पूछने वाला नहीं, कोई इस मुल्क में कोई यानी कंट्रोल सिस्टम नहीं है, कोई चेक एंड बैलेंस नहीं है। इसलिए पूछने वाला नहीं है कि ये जितनी भी कंपनियां जो डॉलर के साथ अपने रेट बढ़ा लेती हैं वो खरबपति लोग हैं, वही तो हुकूमतें चला रहे होते हैं। असल में देखो, इसका ताल्लुक बने या ना बने, सबसे पहली बात तो ये है कि ताल्लुक जोड़ने वाले से पूछा जाना चाहिए कि तुम किस बुनियाद पे वो ताल्लुक जोड़ लेता है दूर की कौड़ी ला के। ये गोगा जो है ये पहले 5 रोटियां खाता है, डॉलर बढ़ा तो कहता है 7 खाऊंगा। मैंने कहा वो किस चक्कर में 7 खाओगे, डॉलर बढ़ गया। अब जो इसने उसकी तवील दी है, तुम
मतलब इसको पकड़ के मारने लग जाओगे। नहीं, अब कम इसका हुआ तो डॉलर कम- से क्या ताल्लुक है? अब कम हुआ तो कम नहीं कर कम रहा। नहीं कर रहा, बल्कि एक बढ़ा दिए। अब देखो, जब डॉलर बढ़ा था, अपनी इंतहाओं को छू गया था, उस वक्त जिस चीज ने सबको परेशान किया था, बेशक वो बंदा उस चीज का खरीदार नहीं था, लेकिन एक फिजा बनाने में बड़ा रोल प्ले किया था, वो था गाड़ियों और मोटरसाइकिलों की कीमतों में इजाफे। 35% से ज्यादा इजाफा हो गया था, और वो कारखाने वालों ने कहा था हम बंद कर रहे हैं और ये डॉलर फ्लक्चुएशन हमारे कंट्रोल में नहीं है। अब डॉलर नीचे आया है तो बहुत हातम ताई की कबर पे लात नहीं बल्कि दोनों लातें और दोनों हाथ मारते हुए भी उन्होंने जो अनाउंसमेंट की है अभी, वो सिर्फ मेरा ख्याल 5% कमी का ऐलान किया है, शायद वो भी जब मिलेंगी। अच्छा, दूसरी वारदात ये करते हैं डॉलर के साथ जो अपनी चीजें बढ़ा देते हैं, वो ये करते हैं कि जनाब अली हमने तो फौरी तौर पे बढ़ाना है, हमने तो आज अनाउंस हुआ है, अभी डॉलर बढ़ा भी नहीं है, अभी डॉलर ऐसे बढ़ रहा है, उधर से उन्होंने ऐलान कर दिया। तो जब डॉलर कम होता तो उनसे कहो यार कम, कहते जी इसका इफेक्ट आने में 4 महीने लगेंगे। यार 4 महीने लगेंगे? जब तुमने बढ़ाई थी उस वक्त तो 4 महीने इंतजार नहीं किया था, अब तुम कह रहे हो 4 महीने। अब तुम्हारा जहाज अंटार्कटिका से चला हुआ है, जब आना था जहाज उस वक्त तो तुमने 1 मिनट नहीं लगाया बढ़ाने में। सर्दी जहाज चला है अंटार्कटिका से जी। ये नान टिक्की समझ रहे हैं। बड़ा औखा है। अब बात ये है जी कि मैं सिर्फ अगर गाड़ियों की बात करूं ना, जैसे मैंने कहा कि सारे लोग गाड़ियां नहीं खरीदते, हाँ जी। लेकिन बहुत सारे लोग हैं जिनके लिए गाड़ी खरीदना एक ख्वाब है, ठीक है, और उस ख्वाब की जो तकमील है उसके लिए जिंदगी की बड़ी कामयाबियों में से एक कामयाबी है कि मैंने गाड़ी ले ली, मैंने बाइक खरीद ली। ये जो गाड़ियों की कीमतें जो आउट ऑफ रीच हो गई ना पिछले दिनों, उन दिनों उसका नतीजा भाईजान ये निकला कि गाड़ियों के हवाले से जो फ्रॉड थे ना, एक तरफ डॉलर अपने नुक्ता रूज पे था, दूसरी तरफ फ्रॉड जो था वो भी अपने नुक्ता इंतहा पे पहुंच गया। ऐसे ऐसे फ्रॉड निकले, हम पहले भी जिक्र कर चुके हैं, ये जो नॉन कस्टम पेड गाड़ियां हैं जी भाईजान, अब देखिए नॉन कस्टम पेड हम पहले भी 2 दफा इस पे प्रोग्राम कर चुके हैं, ये जिसको एनसीपी कहते हैं। खुदा के लिए ये नॉन कस्टम पेड के चक्कर में अपने पैसे जाया ना करें, ना करें, ना करें। नॉन कस्टम पेड गाड़ियां आपको नहीं चलाने देता यहाँ पे कोई। नॉन कस्टम पेड गाड़ियां आपको नामुमकिन है यहाँ पे मिलना। यहाँ पे सोशल मीडिया पे आपको इश्तहार मिलते हैं कि नॉन कस्टम पेड गाड़ी 3 लाख रुपए में हासिल करें। वाह, 3 लाख रुपए में नॉन कस्टम पेड। और फिर थोड़ी देर बाद जब आप इंटरेस्ट शो करते हैं, थोड़ा सा फोन करते हैं कि सर ये कौन सी गाड़ी है, ब्रांड न्यू गाड़ी है जी, वो 3 लाख रुपए में, इस तरह बात करते हैं कॉन्फिडेंस के साथ। तो जनाब मैं नॉन कस्टम पेड कैसे चलाऊंगा, यहाँ पे तो नहीं चलाने देते। ओ जी वो हमारी जिम्मेदारी है, 10 लाख रुपए आपको एक्स्ट्रा पे करना पड़ेगा। बंदा कहता है अच्छा 3 + 10 13 लाख में 26 लाख रुपए की गाड़ी मुझे 13 लाख रुपए में मिल रही है। वो कहता है जी डन। वो कहता है लेकिन मैं कहाँ लेने आऊंगा, आप मुझे कहाँ गाड़ी पहुंचाएंगे? वो भी मसले का, उस मसले का हल भी है जी हमारे पास, नो प्रॉब्लम, हम तो आपकी खिदमत के लिए बैठे हैं ना जी। तो वो कहता है कि जी अगर आपको होम डिलीवरी चाहिए ना तो आप उसका 1 लाख रुपए एक्स्ट्रा पे कर दे। बंदा कहता है चलो 13 क्या और 14 क्या हो गया। बंदा कहता है ठीक है डन, ठीक है 14 लाख हो जाएगा जी। मतलब आप 3 लाख रुपया आप गाड़ी की कीमत है, 1 लाख रुपया होम डिलीवरी चार्जेस है और 10 लाख रुपए कागजात है जो आप वो बनवा के देगा। वो कहेंगे जी ओरिजिनल कागजात है, आप किसी से वेरीफाई करवा लीजिए, हमारे बड़े ताल्लुकात हैं। लोग कहते हैं जी डन और ऑनलाइन पेमेंट कर देते हैं। उसके बाद ऑनलाइन पेमेंट करने के बाद जब आप फोन करते हैं तो उस फोन नंबर पे जवाब क्या आता है भाईजान? आपका मतलूबा नंबर आर्जी तौर पर बंद है। वो असल में आर्जी तौर पे बंद नहीं होता, वो मुस्तकिल तौर पे बंद हो जाता है। और इस तरह आप यकीन करें कि नॉन कस्टम पेड गाड़ियों के चक्कर में हमारे सादा लोग शहरी जो हैं वो करोड़ों नहीं अरबों रुपया जाया कर रहे हैं और पूछने वाला कोई नहीं। असल में नॉन कस्टम पेड जो गाड़ियां हैं ना वो चल भी रही हैं शहर में, मगर वो तगड़े तगड़े जो पावरफुल लोग हैं वो उनके बच्चे चलाते हैं या वो चलाते हैं, बासर लोग। हाँ जी बासर लोग, और जब वो रिटायर होते हैं फिर पकड़े जाते हैं। नहीं एक तो अच्छा एक नॉन कस्टम पेड के साथ जो मुख्तलिफ सवालात वाबस्ता हैं उनका जिक्र करना भी जरूरी है। जो फंसाते हैं ना जब बंदे को, वो ये कहते हैं कि जी ये ना एमनेस्टी स्कीम आने वाली है, अच्छा तो उसमें आपकी गाड़ी रेगुलर हो जाएगी। यार एमनेस्टी स्कीम नहीं आती रहती, वो सर हर 2 साल बाद आती है, उसमें आपकी गाड़ी रेगुलर हो जाएगी। यार मुंह सीधा करके तो करा करो एंकर, हमें महल्ले में बातें कराते हो। ऐसे
यार ये क्या हो गया हुआ है? और बिल्कुल इसी तरह कहते हैं जैसे मैं कह रहा हूँ ना, मैं बिल्कुल जुनैद सलीम काट किया था, तुम टोट मटोट मारने हुए। बिल्कुल इसी लहजे में बात करते हैं। वो मसले कोई नहीं, वो भाई मसले कोई नहीं, वो साडा काम में, वो कोई नो प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम। इस तरह यकीन करो, कोई एंकरों वाली बात और यार मेरी बात तो सुनो, इसी कॉन्फिडेंस के साथ फंसाते हैं कि बंदा कहता है कि यार ये तो मैं अपने आप को बंदा एक महफूज गाड़ी में बैठ के तो लाहौर शहर और कराची शहर की सैरें करता हुआ देखता है, लेकिन जब अपनी रकम जाया कर देता है, फिर अगर कहीं गलती से कोई दूसरे नंबर से उस नंबर से फोन उठा भी ले तो उसकी आवाज ही बदली हुई होती, पाजी भाई तो नहीं ना क्या, बिल्कुल उसकी आवाज और टोन चेंज हो चुकी होती है। ए पाजी उन 4 बैंड वाला एंकर। अच्छा मेरी बात सुनो, बाकी जब मैं अजीजी नया नया आया था तो और तरह के थे। अच्छा मेरी बात तो सुनो, और तुमने मुझे जाते हुए कहा भी था कि यार बड़ा सोबर आदमी है। आजकल तो निसार भट्ट साहब लग रहे हैं। अच्छा एक आप ज़हन में ये भी रखें कि ये जो नॉन कस्टम पेड गाड़ियां हैं ना, जिनके बारे में कहा जाता है या हमारे जहन में होता है कि ये बाहर कहीं से आती हैं या दरख्तों पे लगती हैं और ये नॉन कस्टम पेड होती हैं, इधर कहीं किसी इलाके से आती हैं, हमारे जहन में कोई वाज़ेह तसव्वुर नहीं गाड़ी कहाँ से चलेगा, है नॉन कस्टम पेड गाड़ियां। और जैसा भाईजान ने कहा है, लेकिन आप यकीन करें कि अब वो लाहौर और कराची जैसे शहरों में भी चलाना तकरीबन नामुमकिन हो चुका है। लाहौर में अभी 2-3 दिन पहले एक बड़ी कार्रवाई के दौरान नॉन कस्टम पेड गाड़ियां पकड़ी गई हैं। फिर दूसरी बात यह है कि नॉन कस्टम पेड गाड़ी बेचना, आपने ले तो ली है, आप उसको बेच नहीं पाएंगे आसानी के साथ, क्या मुश्किल के साथ भी बेच नहीं पाएंगे, बहुत मुश्किल, तकरीबन नामुमकिन हो गया। तीसरी बात यह है कि ये गाड़ियां नॉन कस्टम पेड भी होती हैं, हो सकती हैं, जो दुबई के रास्ते अफगानिस्तान आती हैं, अफगानिस्तान के चमन के बॉर्डर के जरिए पाकिस्तान में आती हैं, और वो बहुत कम तादाद उनकी हो गई है। प्रॉब्लम सबसे बड़ा यह है कि इसकी आड़ में एनसीपी या नॉन कस्टम पेड की आड़ में चोरी की गाड़ियां फरोख्त हो रही हैं, और चोरी की गाड़ी जब आपसे पकड़ी जाती है तो फिर बड़े से बड़ा जो है ना वो फन्ने खान वो भी आपकी ज़मानत नहीं करवा सकता। फिर आपने एक गाड़ी चोरी की होगी, आप पे 8 गाड़ियां डालेगा वो, ये ज़हन में रखें। इसलिए खुदा के लिए इन चक्करों से बचने की कोशिश करें, ये जो नॉन कस्टम पेड है। अच्छा फिर सवाल होता है कि क्या पाकिस्तान के किसी इलाके में नॉन कस्टम पेड गाड़ी चलाने की इजाज़त है? हाँ है, एक इलाका है, आज भी है, और वो है सवात रीजन। सवात रीजन में आप नॉन कस्टम पेड गाड़ी चला सकते हैं। उसकी वजह यह है कि वो कुछ शराइत के साथ, एक तो ये है कि वो जिसने ली है गाड़ी नॉन कस्टम पेड वो सवात का बाकायदा डोमिसाइल बंदा हो, बाशिंदा हो, सवात का रहने वाला हो। दूसरा ये कि वो सवात रीजन से बाहर गाड़ी नहीं ले जा सकता। तो आप पूछेंगे इसकी वजह क्या? उसकी वजह ये है कि जब सवात वैली का किया गया था, इदगाम किया गया था सूबा सरहद, उस वक्त के सूबा सरहद के साथ, तो उस वक्त वाली सवात ने ये शर्त रखी थी कि हमारे बाशिंदों के लिए ये कस्टम और ड्यूटी वगैरह जो है ये नहीं होगी गाड़ियों पे। तो उस वक्त ये मान ली गई थी बात, और आज भी इस पे अमल होता है। लेकिन इसकी आड़ में जो कुछ हो रहा है ना वो बहुत खौफनाक है। इसलिए खुदा के लिए गाड़ी खरीदते हुए बड़े लालच के पीछे जो है वो ना भागें, अपनी जमा पूंजी जो है वो इस तरह बर्बाद ना करें। एक और मामला जिसकी तरफ तवज्जो दिलाना बहुत ही ज़रूरी है भाईजान, वो ये है कि जनाब बैंक लीज्ड गाड़ी है, बैंक लीज्ड है, वो भी समझता है कि यार बैंक लीज्ड है, पता नहीं फ्री मिल रही है। बैंक लीज गाड़ियों की आड़ में भी तरह तरह के फ्रॉड हो रहे हैं और लोग अपने पैसे धड़ाधड़ ज़ाया कर रहे हैं। उसमें भी यही हो रहा है कि वो फेक डॉक्यूमेंट्स होते हैं, वो कह दिया जाता है कि जनाब 70% पेड है गाड़ी, 30% बाकी किस्तें रहेंगे। एड्डा तो 30% रह गए तो तू क्यों नहीं रख लेंदा, और 30% है तो तुम्हें क्यों बेचने की जरूरत पड़ेगी? ऐसे काम करने की ज़रूरत है, हमने बेचनी है, ये है वो है, फेक डॉक्यूमेंट्स दे दिए जाते हैं। उसमें भी यही होता है कि कुछ अरसे बाद जब आपको ये पता चलता है कि नहीं जनाब ये तो फेक डॉक्यूमेंट्स हैं और आप तो ये कुछ भी नहीं कर सकते, उस वक्त आपको नुकसान जो होना होता है वो हो चुका होता है। फिर एक और प्रॉब्लम ये होती है कि जब आप किस्तें पे कर देते हैं, आपकी दानिश में गाड़ी क्लियर हो गई है, जब आप एनओसी लेने जाते हैं तो पता चलता है कि वो मेरे नाम तो है ही नहीं थी, वो एनओसी तो इसने ली थी, लीज तो इसने करवाई थी। मैं इसको कहता हूँ यार वो ले दो, अब क्लियरेंस लेटर ले दो, तो ये जनाब मैं इसको फ़ोन करता हूँ ये उठाता ही नहीं है, या ये घर जाता हूँ तो ये कह देता है कि जी वो तो गए हुए हैं, सवात गए हुए हैं 20 दिन से, हालांकि वही खजल हो रहा होता है, लेकिन ये कह देता है कि जी मैं तो हूँ ही नहीं। और फिर ये मिलता है जब कभी
तो मुझे कह देगा कि जनाब ठीक है, मैं आपको क्लियरेंस लेटर ले देता हूँ, एनओसी ले देता हूँ बैंक से, लेकिन उसके 5 लाख रुपए लूंगा। अब मरता क्या ना करता, और क्या करूं मैं इसको 5 लाख रुपए देने पे मजबूर हूं, क्योंकि इसके नाम पे लीज हुई थी, क्लियरेंस लेटर एनओसी इसको देना है बैंक ने, ये पैसे लेके मुझे देगा। असल में जिसके साथ फ्रॉड होता है ना, हाँ जी। उसकी सबसे बड़ी गलती ये होती है कि वो लालच में आता है। हाँ, बिल्कुल। मैं कहता हूं जी, कोई बैंक लीज कहे, कोई नॉन कस्टम पेड कहे, कुछ भी, आप ये जरूर देखें कि एक अगर 10 रुपए की चीज है तो आपको कोई 2-2.5 रुपए की या इवन 4-5 रुपए की भी दे रहा है तो क्यों दे रहा है? क्यों दे रहा है? उसकी क्या वजह है? बिल्कुल सही। उसमें लाजमन कोई ना कोई फ्रॉड है, कोई गलती है। खुदा वास्ते लालच में मत आए, सीधे रास्ते से कामयाबी तक पहुंचा। बिल्कुल। नाज़रीन, यहाँ में लेना एक छोटा सा वक्फा, हमारे साथ रहिएगा। हिरन के बारे में जिक्र करते हुए जो सबसे ज्यादा ख्याल ज़हन में आता है और शायरी में भी उसका जिक्र मिलता, वो हिरनी की आवाज है या चाल है। हिरनी की चाल है। अच्छा प्यारे बच्चों, आज हम ज़ूलॉजी की इस क्लास में उस जानवर का जिक्र करेंगे जिसके बारे में एक इंसानी तारीख का एक वाक़या बहुत मशहूर है कि एक बेगम साहिबा ने घर में अपने बच्चों के लिए उस हिरनी का गोश्त पकाया, हिरनी का गोश्त पकाया। और अपने बच्चों से कहा कि बूझो बच्चों, ये क्या चीज़ मैंने पकाई है, मैं आपको हिंट ये दे रही हूँ कि ये वही चीज़ है मैंने पकाई है जो आपके अब्बू मुझे प्यार से पुकारते हैं। तो बच्चों ने फौरी तौर पे जवाब दिया, ना खाना ना खाना, अम्मा ने खोती पकाई जी। तो ये बहुत अफसोसनाक वाक़या है। वैसे देखा जाए इसमें हंसने की बात नहीं है, अफसोस की बात है कि एक बेगम ने इतना तरद्दुद करके इतनी महंगी चीज़ पकाई, डिश पकाई, और बच्चों ने उसकी बेइज्जती कर दी। तो इसको डिस्कस करने का ख्याल हिरन को इसलिए आया मेरे जहन में कि 2 दिन पहले लाहौर का जो जल्लो पार्क है उसमें हिरन की एक नायाब नस्ल ने एक बच्चा दिया है। और जो जानवरों से मोहब्बत करने वाले हल्के हैं वो कूडो नस्ल के इस हिरन के बच्चे की पैदाइश पे बहुत ज़्यादा खुश दिखाई दे रहे हैं और वो जल्लो पाक का रुख कर रहे हैं सिर्फ उस बच्चे को देखने के लिए। अरे हिरनी को मुबारक देने, हाँ। तुम्हारे घर काका हुआ है। सर जी जो देखने जा रहे हैं वो साथ मिठाई भी लेके जा रहे हैं या खाली हाथ ही जा रहे हैं? नहीं, डब्बे में लूसन बंद करके लेके जा रहे हैं। अच्छा जी, हिरन के बारे में जिक्र करते हुए जो सबसे ज्यादा ख्याल ज़हन में आता है और शायरी में भी उसका जिक्र मिलता, वो हिरनी की आवाज है या हिरनी की चाल है। चलने का अंदाज है, कलांचे भरना जिसको कहते हैं। बल्कि उर्दू शायरी में जो गजल है, गजल का एक मतलब और मफहूम जो है वो हिरन या हिरनी की आवाज भी है, चीख भी है। सर जी आंखों की भी तारीफ की है शायर ने। हिरन की नींद नैना वाली है। अच्छा, अब हिरन जो जब भी हम जिक्र करते हैं तो जब हम स्पीड का जिक्र करते हैं, आपने अक्सर नेशनल ज्योग्राफिक पे भी देखा होगा कि शेर पीछे पीछे है, हिरन आगे आगे। इसकी इतनी जो है कि बड़ी देर तक वो मुकाबला रहता है। उसकी एक वजह ये है कि दोनों के दौड़ने की स्पीड जो है वो तकरीबन कमोबेश बराबर है, 60 से 80 किलोमीटर फी घंटा। ये बहुत ज्यादा है। ये शेर की भी कमोबेश इतनी स्पीड ही है और हिरन या हिरनी की भी कमोबेश इतनी ही स्पीड है। दोनों का चलान नहीं हो सकता, 120 के ऊपर जाएगा तो होगा ना। सर जी जब ये शेर पीछा करता है हिरनी का और वो थक के वापस आता है ना, तो उसका मुंह ऐसे होता है जैसे गोगे को भूख लगी। अच्छा जी, हिरन की एक अंदाजे के मुताबिक 60 से ज्यादा किस्में हैं। अच्छा, 60 से ज्यादा। आमतौर पे कहा जाता है ना, हिरन आप देखते भी हैं और तरह तरह के हिरन नजर आते हैं, ठीक है। और हिरन के बारे में बहुत सारी बातें आप पहले से ही जानते होंगे, लेकिन एक मिथ है हिरन के बारे में कि हिरन की नाफ में से कस्तूरी निकलती है जिससे खुशबू बनती है। और आप यकीन करें कि मेरा ख्याल है कि हर साल हजारों हिरन सिर्फ उस कस्तूरी के लालच में मारे जाते हैं और लोगों को ये नहीं पता कि वो सिर्फ एक नस्ल का हिरन है जिसके अंदर जिस्म में अच्छा नाफ में भी नहीं होती, ये भी ज़हन में रहे। वो कस्तूरी मिलती है और वो है मस्क डियर।
मस्क, और कई परफ्यूम्स का नाम भी मस्क होता है, उसके अंदर से ये निकलता है, जरूर निकलता है। और एनसाइक्लोपीडिया ऑफ बोटानिका कहता है कि उसका जो एक छोटा सा दाना है, छोटा सा दाना, वो कई हजार क्यूबिक फिट को मुअत्तर किए रखता है, खुद को जाया किए बगैर। यानी वो उतने का उतना ही रहता है और उसकी खुशबू भी कम नहीं होती, और वो इर्द गिर्द का हजारों मीटर का जो एरिया है उसको मुअत्तर किए रखता है। अच्छा, हिरन की खुशबू से एक और हिरन के बारे में एक बड़ा दिलचस्प एक फैक्ट है, वो याद आया मुझे कि अल्लाह पाक ने हिरन को महफूज रखने के लिए हमला आवरों से 4 महीने तक, जब हिरन का बच्चा पैदा होता है और 4 माह तक उसके जिस्म में किसी किस्म की कोई स्मेल नहीं होती, ताकि हमला आवर को पता ना चल जाए कि यहाँ पे हिरन के बच्चे छुपे हुए हैं। उस वक्त तक नहीं पता चलता जब तक वो चले ना या बोले ना, उनकी कोई खुशबू नहीं होती। और जिन जानवरों को अल्लाह ताला ने बेतहाशा सूंघने की तेज कुव्वत अता की होती है, वो भी हिरन के बच्चे का पता नहीं चला सकते कि इस दीवार या झाड़ी के पीछे क्या है ये, यानी हिरन के बच्चे या बच्चा मौजूद है। 4 महीने के बाद जब वो इस काबिल हो जाता है कि वो दौड़ सके, अपनी जान बचा सके, फिर उसके जिस्म में भी मुख्तलिफ किस्म की स्मेल आती है और यानी हमला आवर जानवर को पता चल जाता है। सर जी, मैं भी देखने गया था जलो वाला बच्चा ना हिरन अच्छा। का। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, अपने सके भरा हाल 6 महीने हो गए ने मुंडा होया है, वो नहीं देखन गया, ये बच्चा वेखन चला। सके भरा के बच्चे में कस्तूरी नहीं होती ना, वो कस्तूरी के इश्क में गया। नहीं भाजी, सके भरा दे मुंडे नूं अंगूठी पानी पैनी, उत्थे पट्ठे लैके टुर गए। और ये जो कस्तूरी है, खुशबू के अलावा बाज लोग इस बात पे भी यकीन रखते हैं, साइंस इसकी तस्दीक नहीं करती, कि उसमें एंटी इन्फ्लेमेटरी क्वालिटीज होती हैं, मेडिसिनल उसका यूज करते हैं बहुत सारे लोग, कि इसको अगर कस्तूरी को मरीज को दिया जाए तो फिर सोजिश का जिस्म के किसी भी अंदरूनी या बैरूनी हिस्से पे हो तो उसका बेहतरीन इलाज है। कई लोग इसलिए भी कस्तूरी का इस्तेमाल करते हैं। और एक बात, ये जो खुशबू वाला हिरन या मस्क डियर है, इसके बारे में जहन में रखनी चाहिए शिकार करते हुए कि दुनिया भर में मस्क डियर की कुल तादाद बमुश्किल 5 लाख के लगभग है। इसका मतलब है लाखों शिकारी तो ऐसे जिन्होंने जिंदगी भर मस्क डियर देखा ही नहीं है, उन इलाकों में भी नहीं गए होंगे। तो खामखा हिरन को सिर्फ मस्क के लालच में मार देना ये जुल्म है मेरा। कस्तूरी की खाश अच्छा, लेकिन हिरन जहां पर अपनी खूबसूरती की वजह से उसकी बेतहाशा बातें मशहूर हैं, वहां पे ये नुकसान का बायस भी बनता है। खास तौर पे अमेरिका में ये शाहराहों पे आ जाता है और ट्रैफिक एक्सीडेंट्स का बायस बनता है। दुनिया भर में एक अंदाजे के मुताबिक 15 लाख ट्रैफिक हादसात जो है वो हिरनों की वजह से होते हैं। ओह माय गॉड। ज्यादातर वो फिर जो आबादी के करीब जंगलात हैं उनमें पाए जाने वाले हिरन जो है और 150 के लगभग जो है अमवात होती हैं इन हादसात में। और वो गोरे चुके जानवर को कुछ कहते ही नहीं, प्यार करते हैं, इसलिए वो उनकी आबादियों में आराम से आ जाते हैं। हमारे इधर तो कुत्ता बेचारा घर कह जाता ना, लो जी हुण मैं महीने वास्ते बाहर ही रहांगा क्योंकि इतने बच्चे रोड़ा मारनों नहीं हटते। अच्छा, अमेरिकी रियासत कैरोलिना में अगर आप जख्मी कर देते हैं कि आपसे टकरा जाता है और आप उसको उठा के इलाज के लिए लेके जाते हैं तो आपको टैक्स में रिलीफ मिलता है, आपको टैक्स में मराहत मिलती है। मज़हब कौमों का शार देखें आप। अच्छा, अल्लाह ताला ने हिरन को हमला आवर जानवरों के हमले से बचने के लिए एक और खूबी भी अता की हुई है कि ये कई फरलांग दूर से बहुत आसानी के साथ अपनी आवाज़ सुन सकता है, क्योंकि इसके कानों में आम जानवरों की निस्बत कई गुना ज़्यादा मसल्स होते हैं। तो ये कान घुमा लेता है चारों तरफ, खड़े खड़े, खुद नहीं घूमता, कान घुमा लेता है चारों तरफ। ये एक अल्लाह ताला ने उसको इजाफी खूबी दी हुई, यानी कि उसके रेडार सिस्टम हुए। रेडार सिस्टम है उसका। और हमला आवर से बचने के लिए अल्लाह ताला ने हिरन को एक और खूबी देखने के हवाले से भी दी हुई है कि वो खड़ी आंख से भी 310 डिग्री के जाविये से देख सकता है, यानी तकरीबन चारों तरफ ही। सर आई एम लकी मैन, मैंने ये मंजर देखा हुआ है। अच्छा। हाँ जी, हाँ जी। फिल्म में नहीं यार, सच्ची मुच्ची मसाई मारा कीनिया में। हाँ सर, ये जा सकता है, ये बासर आदमी। सर कीनिया के मसाई मारा जंगल में मैंने चीते को हिरन का शिकार करते हुए देखा, तो आगे मैंने गोगे को बताया कि मेरे सामने चीते ने हिरन का शिकार किया और उसका गोश्त खा गया। तो आगे से मुझे कहता है जी चीता कलेजी फिफरा नहीं खाता, आप वही ले आते मेरे लिए।
अच्छा जी, एक जानवरों के बच्चों की बात की जाए तो जैसे भैंस के या गाय के बच्चे को काफ कहा जाता है और जमा उसकी काफ्स है, इसी तरह बतख के बच्चे को डकलिंग कहा जाता है। तो जो हिरन का बच्चा है उसको फॉन कहा जाता है, FAWN, फॉन, ठीक है। और ये जाहिर है कि जब हिरन का बच्चा पैदा होता है तो इंतहा दर्जे का खूबसूरत होता है, वो देखने से ताल्लुक रखती है, उसकी खूबसूरती जो होती है। सर जी, मेरे अबू ने तो आपके पास मुझे इंसानों का डॉक्टर बनने के लिए भेजा था, तो आप मुझे जानवरों का लेक्चर दे रहे हैं, मेरी फीस ज़ाया हो रही है सर जी। और आपकी इतला के लिए अर्ज है कि आजकल जानवरों के डॉक्टर्स की ज्यादा वैल्यू है। ठीक सर। अच्छा जी, हिरन के बारे में आमतौर पे जानवरों के सींगों को हॉर्न्स कहा जाता है, लेकिन इसके सींगों को एंटलर्स कहा जाता है, जिसकी आगे से ब्रांचेस भी निकलती हैं। जैसे और उसके बारे में सबसे ज्यादा जो खूबसूरत बात है वो ये है कि जब आपको एक से ज्यादा हिरन मरे हुए मिले, वो आपस में उनके सींग जो हैं वो इंटरलॉक्ड होते हैं। उसकी वजह ये है कि मरने से पहले ये सब इकट्ठे हो जाते हैं। अगर किसी वो कहत साली की वजह से, खुश्क साली की वजह से, हमले की वजह से या किसी और वजह से मरते हैं तो मरने से पहले इकट्ठे होकर मरते हैं। उनके सींग एक दूसरे के अंदर फंसे हुए मिलते हैं आपको। और ये जो एंटलर्स या सींग है, ये हमेशा आपको नर हिरन में मिलेंगे, हिरनी में नहीं मिलेंगे। सिर्फ एक हिरनी की हिरन की किस्म है जिसमें मादा के सर पे भी एंटलर्स या सींग होते हैं। वाह, आए हाय, बिल्कुल उसी तरह अल्लाह नागरी जैसी कई औरतों को मूछें निकल आती हैं। तुम ये भी कह सकते थे जैसे औरतों के पास अपने दिफा के लिए लंबे नाखून होते हैं, मर्दों के पास नहीं होते। चलो इस तरह कर लो। नाज़रीन, यहाँ में लेना एक छोटा सा वक्फा, हमारे साथ रहिएगा। मोहतरम मोहम्मद कवी खान साहब को पाकिस्तान का सबसे बड़ा सिविल अवार्ड निशान इम्तियाज गवर्नमेंट ने दिया है। क्या कहने। अच्छा जी, 14 अगस्त के बाद हम पहले दिन आज आए हैं स्क्रीन पे, हाँ जी। इसलिए अपने व्यूअर्स के साथ और खुद भी एक खुशखबरी शेयर करें जी कि मोहतरम मोहम्मद कवी खान साहब को पाकिस्तान का सबसे बड़ा सिविल अवार्ड निशान इम्तियाज गवर्नमेंट ने दिया है। क्या कहने। बहुत अच्छे, क्या बात है। वाह। और पा जुनैद तुम्हारे भी वो दोस्त हैं, बाखुदा हमने सारी जिंदगी उनके जेरे साया गुजारी है। ऐसा मेहनती और ऐसा जज्बे से और ऐसी लगन से भरपूर इंसान मैंने नहीं देखा। मुझे तो उनकी खुददारी से मोहब्बत है। क्या बात। मैं हैरान हूं कि मैंने अखबार में जब खबर पढ़ी तो मैंने उनको फोन किया कि मुबारक दूं, तो आगे से कहते हैं अरे ये कब हुआ है। मैंने कहा आप कहाँ हैं? कहते हैं मैं सेट पे हूँ, मैं तो शूटिंग कर रहा हूँ इस्लामाबाद में। तो मैंने कहा आपको किसी ने बताया? नहीं, कब क्या मिला है? तो मैं ये मजा ले रहा था कि माशाल्लाह माशाल्लाह 65 साल से ये काम कर रहे हैं और आज भी देखें सेट के ऊपर मौजूद है। अल्लाह ताला उनको मजीद हिम्मत ताकत दे, पाकिस्तान की इज्जत में मजीद इजाफा करने की। आमीन। पाकिस्तान के ये पहले अदाकार हैं जिनको निशान इम्तियाज दिया गया। इससे पहले आर्ट के शोबे में मेहदी हसन साहब को ये अवार्ड मिल चुका है, मगर फन्ने अदाकारी के शोबे में ये पहले जी अजीजी, ये अवार्ड मोहम्मद कवी खान साहब का ही बनता था। जी जी, देखे ना आप कि सारी जिंदगी मुसलसल, कोई बीच में नागा नहीं है, कोई दूरी नहीं है, कोई ऐसी चेंज नहीं आई, मुसलसल उसी लगन मेहनत से वो काम कर रहे हैं और आज तक माशाल्लाह माशाल्लाह अपनी सकाफत की खिदमत कर रहे हैं। और फिर इंसान इतने बड़े हैं कि उनकी वजह से नए आने वाले बेशुमार ऐसे आर्टिस्ट हैं जो उनसे मोटिवेट होते हैं, उनसे बहुत कुछ सीखते हैं, उनसे बेशुमार आदत अच्छी लेते हैं। मतलब लोग जब बाहर के मुमालिक में शोज करने के लिए जाते थे तो मैं देखता था कि ये अपना अमानत के साथ
ये नवाज के साथ हाँ, बड़ी मोहब्बत करते इस कदर मोहब्बत करते थे और इनको अपने करीब लाते थे। कबीर खान साहब के बारे में ये फैसला करना बहुत मुश्किल है कि वो अदाकार बड़े हैं या इंसान बड़े हैं। बहुत अच्छा। क्या बात है, सबको बड़ी बड़ी मुबारक हो, बल्कि उनके चाहने वालों को भी बड़ी मुबारक हो कि उनको अल्लाह पाक ने इस एजाज से नवाजा है। अच्छा, दूसरी एक खुशखबरी जो चंद दिन पहले खबर नजर से गुजरी, तो मैंने कहा इसको भी जरूर अपने शो में शामिल करें। जी। हमारे बड़े सीनियर फनकार, वो भी बहुत बड़े आदमी, मुनव्वर सईद साहब, जी। उनके बेटे जफर मसूद जो वो PIA हादसा में बचे थे, और अल्लाह ताला ने उनको जिंदगी कराची अता- में हुआ था। जाती तौर पे जिंदगी अता की। जी, और आजकल वो यकीन। पंजाब बैंक को हेड कर रहे हैं और उन्होंने बेशुमार और बैंकों को सर्व किया हुआ है, और वो जी। बैंकिंग में इतनी मेहनत और इतना बड़ा नाम है उनका बनाया उन्होंने, और बैंकिंग में उनकी खिदमात और फिर जहाज के हादसे के बाद संभलना और दूसरों को तरगीब देना हाँ जी। कि आप इतनी बड़ी मुश्किल से जब अल्लाह ताला ने आपको बचाया है, इतनी बड़ी- मौजजाती तौर पे मौजजाती तौर हाँ पे, जी। तो उसको पॉजिटिव किस तरह बनाना है। तो एक बहुत बड़े राइटर हैं, बल्कि बेस्ट सेलर दुनिया का वो राइटर जी, जी। है, स्कॉट जेफरे मिलर। उसने अपनी किताब मास्टर मेंटोर्स की जिल्द 2 में बैंक ऑफ पंजाब के सदर जो मुनव्वर सईद साहब के बेटे हैं, जफर जी, मसूद साहब, उनको बतौर पहले मास्टर मेंटोर के शामिल किया गया है। और जफर मसूद साहब मगरबी दुनिया से बाहर वाहिद पाकिस्तानी है जिनको इस अदबी काम में अपनी बसीरत शामिल करने का मौका दिया गया। जी जी। और जफर मसूद साहब ने इसके अंदर बैंकिंग के तजुर्बे के साथ साथ अपने हालात जिंदगी और PIA तैयारा हादसे के बाद जिंदगी को मुस्बत अंदाज से जीने और नए नुक्ता नजर से देखने की तफसील बयान की है। वाह जी वाह, वाह जी वाह। क्या बात। ये भी पाकिस्तान के लिए बहुत बड़ा एजाज है कि हमारे एक हम वतन जीनियस को इस किताब में शामिल किया गया। बहुत अच्छी। नाज़रीन, ये था आज का अस्पहाल, और चलते चलते एक छोटी सी दिलचस्प बात कि अपने ख़राब ताल्लुकात को ठीक करने पर वक्त ज़ाया ना करें, बल्कि अपने माली हालात ठीक करें, ताल्लुकात खुद ब खुद ठीक हो जाएंगे। खुश रहें, खुश रखें। आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह कल। अल्लाह हाफ़िज़।